हाँ जी बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा की इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं विनय सर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स में ऑप्टिक्स, जिसको ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर कर लिया है और आज ही हमारे पास लेक्चर नंबर 3। जो हमने लास्ट लेक्चर किया हुआ था, जो हमने लास्ट क्लास ली थी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था परावर्तन के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहां पे हमने ये बात किया परावर्तन क्या होता है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है। फिर हमने वहां पे बात किया था प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। आज की जो क्लास होने वाली है वो प्रॉपर होने वाली है दर्पण के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर। तो आज इस क्लास में मुख्य रूप से दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है उसका नाम क्या है, दर्पण है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। और मिरर का मतलब क्या होता है, दर्पण होता है। सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो जो हमारे घरों में ये शीशे होते हैं जिनमें हम लोग अपने आप को देखते हैं, फेस देखते हैं, वो क्या है, वो दर्पण है। तो इसको हम लोग एज अ साइंस के लैंग्वेज में दर्पण या मिरर बोलते हैं, बट वास्तव में अपने घरों में उसे शीशा उसा बोला जाता है, वो एक अलग बात हो गई। ठीक है, तो इसके बारे में आज हमें बात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है। तो इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं कि जब किसी, आप भी मेरे साथ परिभाषा लिख सकते हैं, जब किसी पारदर्शी, जब किसी पारदर्शी वस्तु के, जब किसी पारदर्शी वस्तु के एक सतह पे, एक सतह पर, एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाए, एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाए, एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरी सतह को, तथा दूसरी सतह को परावर्तक, तथा दूसरी सतह को परावर्तक सतह बना दिया जाए, बना दिया जाए, बना दिया जाए, तो प्राप्त निकाय को, प्राप्त निकाय को दर्पण कहते हैं। प्राप्त निकाय को दर्पण कहते हैं। इसको जरा समझिए, क्या होता है दर्पण, कि अगर हमारे पास कोई कांच की प्लेट हो, कोई कांच की प्लेट हो या किसी भी आकार में हो, अभी हमें आकार से, आकृति से कोई मतलब नहीं हो, किसी भी शेप और साइज में हो सकता है। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये हमारा कोई एक, ये मेरा माइक है जिसको मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, तो ये हमारा माइक है और ये मान लो ट्रांसपेरेंट है। तो इस पे क्या होगा कि अगर मैं इधर से देखूंगा, अगर ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब ऐसा माध्यम जिसके हम इस पार से उस पार देख सकते हैं, या ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश किरणें प्रवेश करके उस पार निकल जाएं, उसको पारदर्शी बोलते हैं। और जिसको, जिसमें प्रकाश किरणें नहीं निकल पाती उसे अपारदर्शी बोलते हैं। और जिसमें कुछ कुछ प्रकाश किरण निकलती है और कुछ कुछ प्रकाश किरणें नहीं निकल पाती, उसे पारभासी माध्यम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आज आगे हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी जैसे हमारे पास ये हमारा मान लो कोई वस्तु है, तो इधर से प्रकाश आया और अगर ये प्रकाश इधर से निकल जाएगा तो ये पारदर्शी हो गया, लेकिन अगर प्रकाश निकल जाएगा तो फिर परावर्तन नहीं होगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके एक सतह पे पॉलिश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। कोई रेड ऑक्साइड का लेप लगा सकते हो, या किसी प्रकार का, जैसे कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर चांदी, उसका लेप लगा देते हैं, इसको कंदई बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, कुछ भी करके इसे आप पॉलिश कर देंगे तो जो ये वाला तल होगा ना, वो परावर्तक तल बन जाएगा। परावर्तक तल का मतलब इस पे प्रकाश टकराएगा, टकरा के परावर्तित हो जाएगा, टकराएगा, टकरा के परावर्तित हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। तो अब मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि हमारे पास सिंपल सा यहाँ पे एक कांच की प्लेट है, हमने, आप किसी भी आकार में ले सकते हो, बट अभी मैंने सिंपल सा समझाने के लिए लिया है। तो हमारे पास कांच की एक प्लेट है और जो नीचे में लाइनिंग कर रहा हूं ना, इसको मैंने कल भी बता रखा है क्लास में, इसको बोलते हैं पॉलिश। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिश बोलते हैं। इसको पेंट बोलते हैं, इसको कलई बोलते हैं, रेड ऑक्साइड बोलते हैं, सिल्वर का लेप बोलते हैं, जो भी आपका दिल करे तो इसको ये बोलते हैं। तो इस प्रकार जो चीजें हमको प्राप्त हो, इसको क्या बोलेंगे, दर्पण। अब देखो, अब अगर मैं इसके ऊपर ऐसे प्रकाश किरण को डालूंगा तो प्रकाश किरण से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी उसी माध्यम में। तो ये देखो ऐसे आई और ऐसे क्या हो गई,
चली गई और ये इसका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। बताया था कल ये सब चीज के बारे में। तो ये क्या कहलाएगा, दर्पण। दर्पण की इंग्लिश क्या होती है, मिरर, तो इसलिए इसको लिखते हैं MM डैश से, इसे लिखते हैं MM डैश से। तो ये हमारे पास दर्पण हो गया। तो एक बार मैं रीड कर देता हूं फिर से, दर्पण किसे बोलते हैं। तो जब किसी पारदर्शी, देखो पहले पारदर्शी था, वस्तु की एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाए, तो एक सतह मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो जो दूसरी सतह ऊपर वाली है वो क्या बन जाएगी, परावर्तक सतह बन जाएगी। तो इस प्रकार जो हमको प्राप्त वस्तु है, जो निकाय है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे दर्पण। तो ये क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। यहाँ पे एक चीज आ रहा है, इसको बोलते हैं निकाय। क्या आ रहा है, निकाय। तो निकाय को इंग्लिश में बोला जाता है सिस्टम। कई सारे बच्चों को शायद ना पता हो, निकाय को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। सर निकाय का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो बहुत गौरपूर्वक सुनिएगा मेरी बात को। जैसे हमारे पास जब हम कहीं पर होते हैं, जब किसी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उन बहुत सारी चीजों में सब कुछ छोड़ करके हम किसी एक के बारे में बात करेंगे, तो वही एक चीज क्या कहलाएगी, निकाय कहलाएगी। जैसे कि ये कमरा, अब इस कमरे में पंखा, ट्यूबलाइट, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, या ये स्टैंड फैन, टेबल फैन, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। लेकिन अब अगर इन सभी चीजों में मैं अपने इस मोबाइल को ये बोलूं कि ये मोबाइल के बारे में पढ़ाई करूं कि मोबाइल क्या है, मोबाइल कैसे काम करता है, मोबाइल में क्या क्या होता है, तो मोबाइल निकाय कहलाएगा। और बाकी सब क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंट कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, जैसे मान लो मोबाइल को छोड़ो, मैंने पंखे के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि पंखा क्या होता है, पंखे में कंडेंसर क्या होता है, पंखे में कॉइल क्या होती है, दो कॉइल कैसे होती है, बेरिंग कैसे काम करता है, इसमें जो फ्री व्हील वाला फ्री बॉल बेरिंग लगा है वो कैसे काम करता है, उसका फ्रिक्शन क्या होता है। तो अब मैं सब चीजों को छोड़ करके मैं सिर्फ पंखे के बारे में बात कर रहा हूं, तो पंखा क्या बन जाएगा, निकाय बन जाएगा। तो इसीलिए निकाय का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे जैसे दर्पण बनाना, तो इसको दर्पण, इसको निकाय क्यों बोला, क्योंकि इसमें पॉलिश लगी है, तो पॉलिश के बारे में आप बात कर सकते हो। दर्पण किसका है, इसके बारे में भी आप बात कर सकते हो। तो उन सभी चीजों को छोड़ के बस हमें यह मानना है कि क्या है, दर्पण एक वस्तु है, बस इसलिए क्या वर्ड हुआ यहाँ पे, निकाय वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको समझ लिया कि दर्पण किसे कहते हैं। अब अगली बात हमारे पास आती है, जिसका नाम क्या है, दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर का मतलब क्या होता है, दर्पण के प्रकार होता है। तो अब हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, जो दर्पण का प्रकार है ना, वो आकृति के आधार पर बताया गया है। किसके आधार पे, आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर किसके बारे में बताया गया है, दर्पण के बारे में बताया गया है। तो आकृति के आधार पे दर्पण दो प्रकार का होता है। आकृति के आधार पे दर्पण कितने प्रकार का भैया, दो प्रकार का। एक का नाम होता है समतल दर्पण। एक का नाम क्या होता है, समतल दर्पण, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो इसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। ये हाँ, क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो ये हो जाएगा स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। स्फेयर मतलब क्या होता है, गोला। स्फेयर मतलब गोला, तो उसी स्फेयर से क्या बना है, गोली बना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। तो हमने क्या देखा, दर्पण क्या होता है समझा, दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का। किसके आधार पर प्रकार का बांटा गया है, तो आकृति के आधार पर प्रकार को बांटा गया है। और कितने प्रकार, दो, कौन कौन से, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। जो समतल दर्पण होगा उसको प्लेन मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, और जो गोलीय दर्पण होगा उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसे जल्दी से आप राइट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग डिटेल में समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की क्वालिटी क्या होती है। बहुत 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 प्यारा टॉपिक है और बहुत सारा चीज यहाँ पे हमको पढ़ना है। ठीक है, जल्दी से आप राइट डाउन करें जरा। हाँ जी बच्चों, तो आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है, समतल दर्पण। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, प्लेन मिरर आ जाएगा।
ठीक है। तो समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं, बहुत बेसिक सी बिल्कुल परिभाषा होती है कि समतल दर्पण तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो। इसकी परिभाषा होती है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक परावर्तक पृष्ठ सब एक ही होता है, जिसका परावर्तक तल समतल होता है, जिसका परावर्तक तल समतल होता है या समतल हो, उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। पूरा लिख देता हूं, उसे समतल दर्पण कहा जाता है, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। तो इसका मतलब तो हमें क्लियर हो गया कि अगर हम समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे तो जो उसका तल होगा वो कैसा होगा, समतल होगा। देखिएगा बहुत ध्यान से यहाँ पे, इसे मैंने यहाँ पे एक ऐसे कांच का प्लेट ले लिया सतह और इस पे मैंने पॉलिश कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये दर्पण बन जाएगा। अगर अच्छा एक बात और, चाहे आप इसे चाहे जैसे लें, चाहे ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लें और चाहे वर्टिकल लाइन लें, दोनों से कोई मतलब नहीं है। तो अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा इसलिए मैं इसको हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं ताकि आपको जरा समझ में आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल ले लिया और ये क्या कर दिया, पॉलिश। उधर क्या कर दिया, पॉलिश। जब उधर पॉलिश कर देंगे इधर क्या बन जाएगा, परावर्तक तल। और देखो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो, तो देखो इसका परावर्तक तल कैसा है, समतल है। समतल का मतलब बराबर, हर बिंदु क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हर बिंदु क्या इसके बराबर है, तो इसको बोलते हैं परावर्तक तल और इसको बोलेंगे समतल दर्पण। तो ये हमारे पास क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। ठीक है, समतल दर्पण के बारे में हमने समझ लिया। चलो तो ये हो गया। अच्छा इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास हेडिंग है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो अब जो समतल दर्पण है ये मेरे पास, ठीक है, देखो ये हमारे पास कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो इस समतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनती है, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, कल बताया था इसके बारे में। तो वो कैसी बनती है, किस प्रकार से बनती है, जरा उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत प्यारा सा एक ले लिया समतल दर्पण। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक समतल दर्पण हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने इस समतल दर्पण पे यहाँ पे एक क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिया। आपको पता होगा अभिलंब क्या होता है, सही बच्चों को पता होगा। तो ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, वस्तु, क्या रख दिया, वस्तु। और इस वस्तु से मैंने यहाँ पे क्या डाला, प्रकाश की किरण। तो जब ये प्रकाश किरण उस बिंदु पे जाएगा तो आपको पता है यहाँ पे ये परावर्तक तल है, तो टकरा के वापस उसी माध्यम में और उसी कोण पे वापस हो जाएगा। तो ये कुछ इसी कोण पे क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से प्रकाश की किरण को सामने खींचूं और इसको मैं डैश डैश करके पीछे बढ़ाऊं, और अगर मैं इस अभिलंब को पूरा खींच दूं, ध्यान देखिएगा, और अगर मैं इस प्रकाश की किरण को पूरा पीछे क्या करूं, पीछे बढ़ाऊं, तो देखिए ये कहीं पे जाके क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो जहां पर प्रकाश किरणें मिलती है वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कैसे, जरा देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। कल जब मैंने आपको प्रतिबिंब बताया था तो उसमें मैंने परिभाषा बताई थी क्या, कि जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से मिले या मिलती हुई प्रतीत हो तो उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो जहां पर ये किरणें दूसरे को मिलेंगी वहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब आपको लग रहा है सर आपने क्यों मिटा दिया, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा हो गया था और हमें पता है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये हो गया इसका आपतित किरण और ये हो गई इसकी परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल आई। और ये अभिलंब है, इसको आप बोल सकते हो ये क्या है, आपका अभिलंब है, हालांकि इसे मुख्य अक्ष बोल भी सकते हैं। और ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एंगल क्या बनता है, एंगल आर बनता है। जब मैंने इसको पीछे बढ़ाया, जब मैंने परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाया और इस वाले बिंदु की किरण को मैंने क्या किया, आगे बढ़ाया, तो हमने ये देखा कि ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में काटे नहीं है। अब भाई कोई दर्पण के पीछे थोड़ी ना प्रकाश चला जाएगा, तो यहाँ पे हमने इनको डैश डैश करके पीछे बढ़ा, देखो सब में डैश डैश बना, इसका मतलब वास्तव में कटा नहीं है। और जब किरणें वास्तव में नहीं काटती हैं तो प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी। तो ये जो प्रतिबिंब आभासी, अब प्रतिबिंब की इंग्लिश क्या होती है, इमेज, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा आई डैश। और ये वस्तु है, तो वस्तु की इंग्लिश क्या होती है, ऑब्जेक्ट। सुन लीजिएगा आप लोग ध्यान से, वस्तु को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए इसको ओ से बोला जाता है, और जो प्रतिबिंब होता है हमारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। तो इसलिए इसको हम लोग आई से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आई डैश, और ये हमारा हो जाए सॉरी ये वस्तु है, तो ये हो जाएगा ओ डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई डैश हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एम डैश हो जाएगा। इसका मतलब मिरर, ये क्या है, मिरर है। और यहां से पूरा वहां तक ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिलंब। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख है ये, ठीक है, डायग्राम है, तो इसे आप जरा समझिएगा। और एक बात आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, जितनी दूर इधर है उतनी दूर उधर है। क्या, ये है वस्तु, ये क्या है, वस्तु, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, हमारा प्रतिबिंब है, और ये क्या है, हमारा दर्पण। तो जो हमारा वस्तु है इसको, और जो हमारा दर्पण है इसको, इनके बीच की जो दूरी होती है ना, उसको लिखा जाता है यू से। किसे लिखा जाता है, यू से। और जो हमारा प्रतिबिंब होता है और जो हमारा दर्पण होता है, इसके बीच की जो दूरी होती है इसको लिखा जाता है वी से। तो ये यू है और वो क्या है, वी है। ये यू है और ये क्या है, वी है। यू क्या है, ये है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, कहां से दूरी, दर्पण से दूरी। और वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कहां से होती है, प्रतिबिंब से होती है, ठीक है। तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं, इसको वी से लिखते हैं। और वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को यू से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है। तो अभी आप इसे राइट डाउन करें, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बना आखिर उसका गुण क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो आपने राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए देखिए, अब हमारे पास क्या है कि जो हमने समतल दर्पण यूज किया उसमें हमने क्या बनाया, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाया, डायग्राम ही बनाया था। वो जो डायग्राम बना है, जो प्रतिबिंब बना हुआ है, उस प्रतिबिंब का गुण क्या है, उस प्रतिबिंब की क्वालिटी क्या है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक का नाम है कि समतल दर्पण द्वारा, थोड़ी लंबी हेडिंग बोल सकता हूं मैं इसको, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण, बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। तो जो हमने अभी प्रतिबिंब बनाया, डायग्राम बनाया, उसका गुण क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे आता है क्या, अगर अभी हमने डायग्राम बनाया, अगर अभी आपको याद हो, चलो अच्छा मैं एक बार डायग्राम यहाँ पे और बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सबको अच्छे से समझा सकूं मैं। तो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना दिया, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा। यहाँ पे एक वस्तु ले लिया और इस वस्तु से यहाँ पे जाएगी एक प्रकाश का मैंने बनाया था, एक को मैंने ऐसे बनाया था, और इसको जब हमने परावर्तन होगा तो ये ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे लगभग हो जाके क्या होती है, मिल जाती है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया होगा, समझ जाइएगा। तो ये चीज हमने बनाया था। फिर मैंने बोला था इसको ओ डैश, और इसको हमने बोला था आई डैश, ठीक है। अब देखिए, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, और ये होता है आपतन कोण, और ये वाला क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। तो ये सब अभी हमने जस्ट बनाया हुआ था। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। देखो ये दर्पण का आगे का सिरा और दर्पण के पीछे का सिरा है। तो अब पूरी फिजिक्स में जब तक ऑप्टिक्स चलेगा, अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। क्यों, क्योंकि दर्पण क्या है, पीछे है,
पहली बात तो आप ये बोल सकते हो। नहीं, दूसरा तरीका भी इसका बोलने का है, क्योंकि जो प्रकाश किरणें हैं वो वास्तव में मिली नहीं है, वो वास्तव में मिली नहीं है। इनको मैंने डैश डैश करके बना दिया, ये वास्तव में मिली नहीं है, तो इसका मतलब मिली नहीं है, तो उसका मतलब आभासी बनेगा। और जब किरणें वास्तव में मिल जाए तो वास्तविक बनता है, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, अगर उसे आप ध्यान से देखें तो वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और सीधा बनता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है और बराबर बनता है, सीधा बनता है और बराबर। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है। वस्तु का सिर ऊपर है पैर नीचे, तो प्रतिबिंब का भी सिर ऊपर है पैर नीचे, इसका मतलब क्या है, सीधा है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनाए इसलिए क्या है, आभासी है। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे जो हमारा ये क्या है, दर्पण, तो इसको एम डैश बोलते हैं। तो दर्पण से वस्तु, ये वस्तु है ना, तो दर्पण से वस्तु के जो बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, यू। क्या बोलते हैं, यू। तो यहां से यहां तक का मान क्या हो जाएगा, यू। और प्रतिबिंब से जो दर्पण की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, वी। तो यू और वी अगर आप देखें ध्यान से तो क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब कि वस्तु की दूरी दर्पण से, वस्तु की दूरी दर्पण से बराबर प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, प्रतिबिंब की दूरी कहां से, दर्पण से, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से। सारी दूरी दर्पण से मापेंगे, तो वस्तु की दूरी दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से। वस्तु की दूरी क्या है, यू, यू का मतलब वस्तु की दूरी, तो यू बराबर क्या हो गया, वी। इसका मतलब कि जितना दर्पण के आगे वस्तु जितनी दूरी पे रखा होगा, प्रतिबिंब उसके अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगा। अगर यहां पे मैंने बोला कि दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी है, वस्तु की कितनी दूरी है, 3 सेंटीमीटर का, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना बनेगा, 3 सेंटीमीटर अंदर बनेगा। क्यों, क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है और जो वस्तु होता है उनकी दूरी आपस में क्या होती है, दर्पण से बराबर होती है। तो आप ये वाला पॉइंट बोल सकते हो। चौथा पॉइंट इसमें आता है, चौथा पॉइंट क्या आता है कि अगर हमें दर्पण को कैसा देखना है, अगर हमें दर्पण में किसी वस्तु को पूरा देखना है, जैसे कि हम आप लोग जो घर में यूज करते हैं शीशा इतना छोटा सा होता है, लेकिन जो श्रृंगारदानी होती है या जो अलमारी में शीशा लगा होता है या कैसे भी टाइप का आपने शीशा घर में अगर लगाया है और उसकी लेंथ थोड़ा बड़ी है और अगर आप उसमें अपने आप को पूरा देखना है, तो शर्त होती है कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में, मैं लिख देता हूं पूरी बात, ठीक है, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई का, याद रखिएगा, हाँ, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई, अगर वस्तु की ऊंचाई क्या है, हमने मान लिया स्मॉल h, तो वस्तु की ऊंचाई की, ऊंचाई का आधा, ऊंचाई की आधी लंबाई, ऊंचाई की आधी लंबाई का दर्पण, आधी लंबाई का समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। समझिएगा इस बात को ध्यान से, क्या बोल रहा है ये कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है और उसकी ऊंचाई क्या है, h है, और हमें समतल दर्पण में उसकी पूरे प्रतिबिंब को देखना है, तो समतल, तो दर्पण कितना बड़ा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बताया हमने कि समतल जो दर्पण है वो कितना लेना पड़ेगा, वस्तु की लंबाई का आधा लेना पड़ेगा, वस्तु की तो आधी लेनी पड़ेगी, आधी लंबाई का। तो अगर हमारे पास वस्तु की लंबाई क्या है, h है, वस्तु की लंबाई क्या है, h है, तो इसका मतलब कि जो दर्पण होगा कौन सा, समतल, तो जो समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, h/2, क्योंकि जब किसी भी चीज को हम 2 से भाग देते हैं तो वो आधा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई समतल दर्पण है और उसमें हमें अपने आप को पूरा देखना है, तो शर्त ये है कि समतल दर्पण की जो भी हाइट है और जो वस्तु की हाइट है वो आधी होनी चाहिए, समतल दर्पण की हाइट, ठीक है। इसका मतलब कि यदि वस्तु की हाइट,
एग्जाम्पल के रूप में, यदि वस्तु की हाइट 10 सेंटीमीटर है तो वस्तु की हाइट मतलब ऑब्जेक्ट, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगा तब तो दिख जाएगा, बट इससे कम होगा तो आप अपने आप को पूरा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका नियम होता है, ये इसके गुण होते हैं। इनको जरा आप लोग राइट डाउन करिए, फिर हम आपको और गुण बताते हैं इसके बारे में। जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लीजिए भैया। हाँ जी, तो हमने 4-5 पॉइंट देखा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट और आता है क्या, कि अगर हमारे पास, इसे आप अलग से नोट करके भी लिख सकते हैं क्या, कि अगर हमारे पास 2 समतल दर्पण हैं, कितने समतल हैं? 2 समतल दर्पण हैं, और वो कैसे रखे हैं? समांतर। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण समांतर रखे हैं, समांतर रखे हैं। तो हमें जरा बताइए प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक दर्पण उधर है, एक दर्पण इधर है, दोनों समांतर रखे और बीच में कोई वस्तु होगी, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत बनेगा। मेरा मतलब प्रतिबिंब कितना बनेगा? 2। बट ऐसा नहीं है, प्रतिबिंब बने कितना? अनंत बनेगा। क्यों बनेगा? अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी इसके लिए आप डायरेक्ट याद रखिएगी, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। तो यहां मैं क्या बोलूंगा कि अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, अगर 2 समतल दर्पण समांतर रखे हैं, अगर कोई चीज समांतर होती है तो थीटा का मान कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। तो थीटा का मान 0 होगा, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ये बात हमारे समझ में आई। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें हमारे पास, जिसे आप 5 नंबर बोल सकते हैं। अगला पॉइंट नंबर 6 क्या, कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो पार्श्व उल्टा बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? पार्श्व उल्टा बनता है। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो, डायरेक्ट लिख देता हूं इसे, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता कैसा है? पार्श्व उल्टा बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है। अब इसे जरा समझिए, पार्श्व उल्टा क्या होता है? बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है लेकिन बहुत आसान सा होता है, ज्यादा टिप टाप नहीं करना, सुनिए एकदम आसान सा। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है, लिख देता हूं एक बार में, पार्श्व उल्टा का मतलब होता है दाया का बायां, दाया का बायां या बायां का दायां। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप लोग मुझे देख रहे हो ना, और मैंने क्या किया कि मैंने अपना हाथ उठाया और मैंने बोला कि यार जरा बताओ मेरा कौन सा हाथ है, तो तुम बोलोगे बायां हाथ है। नहीं, ये मेरा दाहिना हाथ है। और मैं अगर इसको उठाऊंगा तो ये मेरा बायां, और तुम्हारे लिए ये दाहिना हाथ है। क्यों? क्योंकि हम दोनों लोग एक दूसरे के पार्श्व उल्टा है। क्या है? पार्श्व उल्टा। इसी तरीके से मान लो मैं किसी दर्पण के सामने खड़ा हूं, आप लोग भी अपने आप को इमेजिन करिएगा, या आप रोज हम लोग देखते ही हैं, अगर मैं उसमें अपना दाहिना उठाऊंगा तो दर्पण में भी इधर वाला हाथ उठेगा, बट वो क्या होगा? बायां होगा। अगर मैं अपना बायां हाथ उठाऊंगा तो दर्पण में उधर वाला हाथ उठेगा, बट वो दायां होगा। तो इसको बोलते हैं पार्श्व उल्टा। क्या बोलते हैं? पार्श्व उल्टा बोलते हैं। तो ये 6ठा पॉइंट हो गया हमारे पास। 7वां पॉइंट आता है क्या, ये प्रतिबिंब से रिलेटेड नहीं है, अलग से आप याद करेंगे क्या, कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना, वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। इसको आगे भी पढ़ेंगे हम कि कैसे अनंत होती है, बट अभी हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको बता दिया आपको कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी वो क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, तो ये जो समतल दर्पण से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बताया, समतल दर्पण किसे कहते हैं उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना उनकी क्वालिटी क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम आपके लिए इसी टॉपिक में एक सब टॉपिक, छोटा टॉपिक आएगा और काफी इंपॉर्टेंट है और काफी नॉलेजफुल वाला टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? दर्पणों में जो हमारे पास विशेष स्थितियां होती हैं समतल के लिए, वो क्या होती हैं, गतिवती करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, जल्दी से आप राइट डाउन करें। हाँ जी बच्चों, तो अब हमारे पास बिल्कुल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बहुत थोड़ा सा फोकस वाला टॉपिक है। तो आने वाले 10 से 15 मिनट आपको कुछ नहीं करना है, लिखना भी नहीं है, सिर्फ आपको मेरी बातों को सुनना है, ठीक है? तभी आपको एक क्लियर हो पाएगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। सुनना, टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? समतल दर्पण से संबंधित विशेष परिस्थितियां। तो जो हमारा समतल दर्पण है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं, हमने देखा। बट अब क्या होगा, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आने वाली हमारे पास, कुछ ऐसी हमारे पास परिस्थितियां आने वाली हैं जिनके बारे में अब हमें बात करना है, ठीक है? तो सबसे पहली, तो इसके अंतर्गत हमारे पास सबसे पहला पार्ट आता है गति से संबंधित। तो जो परिस्थितियां हैं किसमें है? सबसे पहले गति से संबंधित। तो ये हमारे पास आ गया गति से संबंधित। तो इसके बारे में बात करेंगे, सुनिएगा बहुत ध्यान से हमारी बात को। अगर हमारे पास ये क्या है, एक दर्पण है, चलो इसको, इसमें भी कई सारी परिस्थितियां, तो इसमें भी नंबर क्या है? ए है। तो मेन टॉपिक क्या है? समतल दर्पण से संबंधित विशेष परिस्थितियां, और उसके अंदर हेडिंग है गति से संबंधित परिस्थितियां, और उसके अंदर ए वाला पॉइंट है जब वस्तु गति करे। जब वस्तु u वेग से गति करे, या v वेग मान लेते हैं, जब वस्तु v वेग से गति करे, जब वस्तु v वेग से गति करे तो क्या हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सुनना बहुत आराम से। यहां पे मैंने एक बना दिया दर्पण। अब तो आप बता देंगे ये कौन सा दर्पण है, बोलिए, जहां बैठे वहीं बोलो, कौन सा दर्पण है? ये समतल दर्पण है, ठीक है? तो ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। इसका नाम हमने क्या रखा हुआ? प्यारा सा mm डैश। क्या रखा? mm डैश। अब यहाँ पे हमारे पास ये इस टाइप का कोई व्यक्ति है, ठीक है? और जब, अब आपको पता है कि ये हमारे पास समतल दर्पण है, जो मैं अभी आपको बात बता के आया हूं, उन्हीं बातों को मैं यूज करने वाला हूं। क्या? कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, और जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु हमारी इतनी दूरी पे है तो प्रतिबिंब हमारा इतना दूरी पर ही बनेगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। अब आगे देखो, तो अगर मैं अंदाज कर बना दूं यहाँ पे, क्योंकि भाई दूरी से कोई मतलब नहीं ज्यादा, तो यहाँ पे मैंने अंदाज के ऐसे ही बना दिया, तो ये हमारे पास वस्तु हो गया, ठीक है? तो सॉरी, ये क्या है? हमारे पास वस्तु है। तो जो वस्तु है ना, ये दर्पण की तरफ क्या है? गतिमान है। ये हमारे पास दर्पण है, दर्पण रुका हुआ है, दर्पण क्यों नहीं जा रहा है? वस्तु दर्पण की तरफ क्या है? गतिमान है। तो जो वस्तु दर्पण की तरफ गतिमान है, तो वस्तु का वेग कितना है? v। मैंने पहले ही बोल दिया कि जब वस्तु v वेग से गति कर रही हो, कहां कर रही हो? दर्पण की ओर। कहां कर रही है? दर्पण की ओर। तो जो हमारा प्रतिबिंब है, देखो ये हमारा कौन है बाबूजी? ऑब्जेक्ट है। ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वस्तु होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। और ये क्या है? हमारी इमेज है। इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो जब हमारे पास समतल दर्पण में कोई वस्तु दर्पण की दिशा में गतिमान हो, चाहे दर्पण की दिशा में गतिमान हो, चाहे दर्पण से दूर जा रही हो, अभी इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों के लिए सेम बात होगी। चाहे दर्पण की तरफ जा रही हो, चाहे दर्पण से दूर जा रही हो, दोनों के लिए सेम चीज लगेगा, अलग नहीं होगा। तो जब ये v वेग से जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? जब कोई वस्तु दर्पण की तरफ v वेग से जाएगा तो जो हमारी वस्तु, जो हमारी प्रतिबिंब है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ये प्रतिबिंब भी हमारा v वेग से आएगा। कितनी वेग से आएगा? v वेग से आएगा। लेकिन इसके यहाँ पे दो आंसर हैं, तो उन दोनों आंसर के बारे में बात करेंगे और बहुत क्लियर शब्दों में बात करेंगे। देखिए, तो जो हमारा वस्तु है, जो हमारा प्रतिबिंब है, ये किस वेग से आएगा? v वेग से आएगा। किस वेग से आएगा? v वेग से आएगा। लेकिन एक बार इसका वेग v होगा और एक बार इसका वेग 2v होगा। एक बार इसका वेग v होगा और एक बार इसका वेग 2v होगा। लेकिन जब आप सवाल को पढ़ेंगे तो सवाल में एक शब्द देगा और उसी शब्द के आधार पे इसका आंसर बदल जाएगा। अगर सवाल में हमसे ये बोला जा रहा है, ध्यान सुनिएगा ध्यान से, अगर हमको ये बोला जा रहा है कि किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु है और वो v वेग से गतिमान है, तो जो उसका प्रतिबिंब है वो वस्तु के सापेक्ष किस वेग से गतिमान है?
जो वस्तु है वो v वेग से गतिमान है, तो जो उसका प्रतिबिंब है वो वस्तु के सापेक्ष, ये पकड़िए इसको, जब बोलेगा वस्तु के सापेक्ष तो वहां पे उसका आंसर हो जाएगा दोगुना वेग। क्या हो जाएगा? दोगुना वेग। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा वेग दिया है ना, ये वस्तु के सापेक्ष दिया है। क्या दिया है? वस्तु के सापेक्ष वेग दिया है। अभी इसको और समझाऊंगा। और जो ये वाला वेग है ये वस्तु के सापेक्ष नहीं है, इसको कोई बाहर से बैठा कोई व्यक्ति देख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? निरपेक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निरपेक्ष बोलेंगे। अब इसे समझिएगा बहुत ध्यान से, थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, थोड़ा सा घुमावदार टॉपिक है, ठीक है? सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पे क्या लगा है? दर्पण। कौन सा दर्पण लगा है? समतल दर्पण लगा है। तो जब मैं क्या हूं? वस्तु हूं। जब मैं दर्पण की तरफ जाऊंगा दौड़ करके, तो उस दर्पण के भीतर हमारा क्या बना हुआ है? प्रतिबिंब। क्या बना है? प्रतिबिंब बना हुआ है। तो जब मैं दर्पण की तरफ दौड़ूंगा तो प्रतिबिंब हमारी तरफ दौड़ेगा। तो सवाल आता है कि जो अब मान लो मैं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गया, तो जो प्रतिबिंब है उसका वेग क्या होगा? तो अगर मैं अपने हिसाब से बात करूंगा तो मैं बोलूंगा 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। अभी क्यों बोलूंगा बताऊंगा, 10 दूनी 20। लेकिन मान लो यहाँ बैठे हमारे चाचा और चाचा उसको देख रहे हैं, तो जितना तेज मैं दौड़ रहा हूं उतना तेज उनको भी वो लगेगा, उनको ज्यादा तेज नहीं लगेगा। तो जब हमसे बात करूंगा उसको बोलूंगा सापेक्ष, और जब कोई दूसरा बात करेगा उसको बोलेंगे निरपेक्ष। तो जो निरपेक्ष होता है इसकी इंग्लिश होती है एब्सोल्यूट, ABSOLUTE। क्या होती है? एब्सोल्यूट। और जो सापेक्ष होता है इसकी इंग्लिश होती है रिलेटिव या रिस्पेक्ट। चलो यहाँ रिलेटिव बोल देते, दोनों स्पेलिंग होती है इसकी, तो रिलेटिव हो गया। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो अगर मैं अपने हिसाब से बात करूंगा उसके लिए तो इसको बोलूंगा सापेक्ष, और जब सापेक्ष वर्ड आएगा वस्तु के सापेक्ष आएगा तो उसका वेग दोगुना हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बाहर से बैठा कोई व्यक्ति उसको देख रहा है तो उसका वेग वही रहेगा जो वस्तु का वेग है। ठीक है, तो इसका वेग v भी हो सकता है और 2v भी हो सकता है, बट सवाल में क्या दिया गया है हमें यह समझना है। ठीक है, तो अब आपको शायद समझ में आ गई होगी। बट यहाँ पे 2v क्यों हुआ अब इसको बताते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर मान लो इधर हमारा कोई दोस्त है और इधर मैं हूं, ठीक है, और हम दोनों एक बिंदु है और उस बिंदु से 1 किलोमीटर दूर पे मैं हूं और उस बिंदु से 1 किलोमीटर दूर पे मेरा दोस्त है। तो एक ही समय मान लो मैंने भी चलना स्टार्ट किया, मेरे दोस्त ने भी चलना स्टार्ट किया, तो हमें यह बोला जाए कि मेरा वेग क्या है, तो वहां पे वेग जुड़ जाएगा। वेग वहां पे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि मैं भी उधर जा रहा हूं वो भी जा रहा है, तो दोनों का वेग क्या हो रहा है? जुड़ेगा, क्योंकि दूरी का हिसाब क्या हो रहा है? ज्यादा तेजी से कम हो रहा है, दोगुने तेज से कम हो रहा है। तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, v प्लस वी 2v। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर बैठा है तो उसके लिए अगर मैं v वेग से हूं और वो भी v वेग से, तो दोनों का वेग क्या है? बराबर है। तो अगर निरपेक्ष की बात करेंगे तो वेग v रहेगा, बट सापेक्ष से बात करेंगे वेग 2v हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये बात होती है। अब एक तो सवाल लगा लें क्या, बहुत प्यारा सा। ठीक है, तो सवाल यहां पे लगाते हैं। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बता देना, हालांकि अब आप बता देंगे बहुत आराम से। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक समतल दर्पण के सामने, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक समतल दर्पण हो गया। एक समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितने मीटर के वेग से? मैंने मान लिया 12 मीटर बटे सेकंड के वेग से गतिमान है। 12 मीटर बटे सेकंड के वेग से गतिमान है। तो समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है हमारे पास, उसका वेग वस्तु के सापेक्ष क्या होगा? उसका वेग वस्तु के सापेक्ष क्या होगा? तो देखो, जब वस्तु के सापेक्ष बात करेंगे तो जो वेग होगा उसका दोगुना होगा। तो अगर ये 12 है तो इसके सापेक्ष बात करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, क्योंकि 12 दूनी क्या होता है? 12 दूनी 24 होता है ना। हाँ, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई व्यक्ति बाहर से बैठा है और उसके लिए मैं निरपेक्ष बात करूंगा, या वो व्यक्ति बोलेगा कि अब उस व्यक्ति से कोई पूछेगा तो उसके लिए 12 रहेगा, उसके लिए बदलेगा नहीं। एक सवाल और प्यारा सा, अगर कोई व्यक्ति मान लो 25 मीटर बटे सेकंड के वेग से आ रहा है कोई वस्तु, तो उसके प्रतिबिंब की वेलोसिटी क्या होगी? वस्तु के सापेक्ष, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बाहर से देखेगा तो उसके लिए क्या होगा? 25 होगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास बात आती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी संबंधित बात आ गई। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन है। एक में क्या है, जब वस्तु v वेग से गति कर रहा हो, तो यहाँ पे वस्तु गति कर रहा है। अगले वाले में क्या कराएंगे, अगले वाले में हम दर्पण को गति कराएंगे, तो देखेंगे कि प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। ठीक है, तो वो इससे भी आसान है। तो इसे जल्दी से आप लोग राइट डाउन करें समझ समझ के, फिर उसके बाद अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको रोका था कि आप राइट डाउन ना करें। अब आप कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आपने लिख लिया होगा। अब देखिए आगे हमारे पास इसी में बी पॉइंट आता है। देखो इसमें क्या था, जब वस्तु विवेक से गति कर रहा हो। अब की बार क्या है, जब दर्पण विवेक से गति कर रहा हो, जब दर्पण विवेक से गति कर रहा हो या गति करे। तो अब की बार इसको देखते हैं। देखिए हमारे पास सेम सिचुएशन है। यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, और यहाँ पे क्या है, दर्पण है जो कि कुछ इस प्रकार का है, और इसके जितनी दूरी पे उतनी दूरी पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। क्योंकि कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में वो उतनी बराबर दूरी पर बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है भाई, देखो अपना हाथ है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा बन सकता है, उसका आप समझिएगा, बट बराबर बनता है, आपको पता होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा दर्पण है वो क्या है, वो v वेग से गतिमान है। अब की बार वस्तु रुका हुआ है। जो वस्तु है ना, इसका वेग क्या है, 0 है। इसका वेग क्या है, 0। इसका मतलब जो वस्तु है वो गतिमान नहीं है। अब की गतिमान कौन है, हमारा दर्पण। जबकि दर्पण गतिमान होगा तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, तो बहुत आसानी समझिएगा। तो इसका वेग ऑटोमेटिक बहुत प्यार से 2v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2v, क्योंकि प्रतिबिंब तो पहली गति करेगा, और जब प्रतिबिंब गति करेगा साथ में दर्पणों गति करेगा, तो दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2v। तो याद रखिएगा, जब दर्पण v वेग से गति करेगा वस्तु की दिशा में, तो हमारा जो प्रतिबिंब है उसका वेग क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे जो दर्पण के वेलोसिटी, मेरा मतलब कि vm वेलोसिटी ऑफ मिरर, अगर वो हमारे पास 15 मीटर बटे सेकेंड है, तो वेलोसिटी ऑफ आई का मतलब इमेज, तो प्रतिबिंब का जो वेलोसिटी होगी, जो प्रतिबिंब का वेग होगा, वो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। तो हो जाएगा 2 गुणे 15 बराबर क्या हो जाएगा, 30 मीटर बटे सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि दुगना। तो आप याद रखिएगा कि हमेशा दुगना होगा। अगर कोई व्यक्ति बाहर से देख रहा होगा और वस्तु गति कर रही है, तो वहां पे दोगुना नहीं होगा, बस बाकी हर जगह क्या होगा, दोगुना होगा। तो इसे जल्दी से आप लोग राइट डाउन कर लें, फिर इसको इरेज करके अब हमारे पास बिल्कुल फ्रेश टॉपिक आएगा, जिसका नाम होगा कि अगर हमारे पास दो समतल दर्पण हो, तो उनमें प्रतिबिंब को हम किसी अगर एंगल पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है। और जो भी मैंने आपको बताया था ना कि दो दर्पण समांतर रखें तो प्रतिबिंब अनंत बनते हैं, वो कैसे बनेगा उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट की क्लास और है, जिसे आप जल्दी से राइट डाउन करें, फिर हम आपको आगे बताते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आपने लिख लिया होगा। अब समतल दर्पण से संबंधित विशेष परिस्थितियों में जो वेग वाली परिस्थिति थी, गति वाली, उसको हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे कोण वाली परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग नंबर क्या है, बी। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, बी का मतलब 2, वहां पे हमने 1 डाला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि हेडिंग सुन लीजिए सभी लोग बच्चे, यदि दो समतल दर्पण किसी कोण थीटा पर रखे हों, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कैसे किया जाता है, हम ये देखेंगे। तो जो प्रतिबिंबों की संख्या है ना, उसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल एन से। किसे लिखते हैं, स्मॉल एन से। समझिएगा ध्यान से, हमें क्या बोला जाएगा कि हमारे पास दो समतल दर्पण हैं, तो एक दर्पण ये हो गया, एक दर्पण ये हो गया। मैंने इसे मान लिया समतल दर्पण। इनको उसने बोला कि इनको ऐसे कुछ रखा है, इनको कुछ ऐसे रखा है, इनको इस एंगल पे रखा है, इनको ऐसे रखा है, तो जिन उनके बीच का एंगल देगा, और फिर हमें यह बताना पड़ेगा कि अगर इस एंगल पे दो समतल दर्पणों को हमने रखा है तो उनमें प्रतिबिंब कितना बनेगा।
तो इसको समझेंगे। हालांकि इसके लिए डेरिवेशन होते थे पहले, बहुत डिटेल में चीजें करनी पड़ती थी कैलकुलेशन, बट अब बहुत प्यारा सा टॉपिक वो सिलेबस से हट चुका है, बस सिंपल हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो हम फॉर्मूले के बताते हैं। तो प्रतिबिंबों की संख्या n निकालने के लिए इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? अगर हमारे पास जो कोण दिया जाए, जो कोण दिया जाए, अगर कोण का मान दिया गया है सम और कोण का मान दिया गया विषम, जैसे सम संख्याएं, सम संख्या क्या होती है? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, उसको बोलते हैं सम। और इसके अलावा जो कुछ भी आए 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? विषम है। तो जब सम संख्या आएगा तब फॉर्मूला दूसरा होता है, और जब विषम कोण आएगा तब फॉर्मूला दूसरा होता है। तो सुनिएगा, तो सबसे पहले तुम्हारे पास होता है 360 डिग्री बटे थीटा। 360 डिग्री बटे थीटा, ये आप कब लगाएंगे? जब हमको कोण का मान, लिख देता हूं, जब कोण का मान, जब कोण का मान विषम हो, जब कोण का मान विषम हो, या आप डायरेक्ट लिख लो जब कोण का मान सम ना हो, सम ना हो। तो जब सम संख्या नहीं होगी, इवन नंबर नहीं होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे? 360 बटे थीटा, थीटा का जो भी मान देगा उसे रख के हल कर देना, वही आपकी प्रतिबिंब की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास क्या नाम से सम हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 360 बटे थीटा -1 होता है। क्या होता है? 360 बटे थीटा -1। आप चाहो तो यहां बराबर n लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे 360 बटे थीटा -1 बराबर क्या होता है? n। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब। n क्या है यहाँ पे? प्रतिबिंबों की संख्या। n क्या है? प्रतिबिंबों की संख्या। तो इसको ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब कोण का मान क्या हो? सम हो। जब कोण का मान सम संख्या हो, डायरेक्ट लिख दो सम हो, तो वहां पे हम इसका प्रयोग करेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि अगर हमको ये बोला जाएगा कि दो समतल दर्पण इतने एंगल पे रखे हैं, तो उनमें बनने वाला प्रतिबिंब कितना होगा, मतलब कितनी संख्याएं होंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हमको बोला जाएगा कि इतने डिग्री, अगर हमें बोला गया मान लो से 40 डिग्री, हमको बोला गया 50 डिग्री, हमको बोला गया 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इसका मतलब सम संख्या है ना, क्योंकि जब संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो सम संख्या है, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन अगर सम संख्या नहीं है, अगर समकोण नहीं है, मतलब कि समकोण का मतलब अगर 0 नहीं है तो उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, तो उसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक ठो सवाल लगाते हैं, एक दो ठो, तो आसानी चीजें हमको क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएंगी। तो सवाल लगाने के लिए चलो एक सवाल ये भी लगा लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पे हमने एक सवाल लगाया, क्या कि हमारे पास दो समतल कोण नहीं भैया, दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण आपस में, दो समतल दर्पण आपस में मान लीजिए, चलो आपस में 50 डिग्री पर रखे हैं, 50 डिग्री पर रखे हैं, तो 50 डिग्री पर रखे हैं, तो क्या करना है हमको? 50 डिग्री पर रखे हैं तो क्या ज्ञात करो? प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या का मतलब क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे कितने डिग्री? 50, ये क्या है? सम है, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 360 और बटे क्या आएगा? 5 आएगा, और 5 के साथ में क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसके बराबर ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंबों की संख्या। चलिए डिवाइड करते हैं, 0 0 कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 सते 35, और 5 सते 35, दशमलव बढ़ाएंगे 0, तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 7.2, 7.2। अब 7.2 में से जब आप एक को घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 7.1 आएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 7.1। तो इसका मतलब सर 7 तो ठीक था सर, 7.1 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो वस्तु है 7 प्रॉपर बनेंगे और एक थोड़ी सी छोटी या कम दिखेगी, हमको विजिबल नहीं होगी अच्छे से।
ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं। या आपके पास और कोई एंगल दिया जाएगा तो उस एंगल का मान रखेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आपको सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पे दो टाइप के कुछ खास एंगल होते हैं, एक होता है लंबवत और एक होता है समांतर, तो उनपे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्या करें, राइट डाउन करें, फिर हम आपको आगे बताते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब है हमारे पास यहाँ पे दो बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन है और इन्हें हमें सॉल्व करना है। बहुत आसान से, बट आराम से आप पहले सुनिए हमारी बातों को। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो समतल दर्पण कितने दर्पण है, दो समतल दर्पण परस्पर समकोण बनाते एक आदमी उनके बीच में खड़ा होकर, तो समकोण बनाते हुए क्या है, हमने शायद यहाँ पे लिखना भूल गए, क्या है, रखे हैं। समकोण बनाते हुए क्या है, रखे हैं, और एक आदमी उनके बीच खड़ा होकर दाहिने हाथ से अपने बाल संवारता है। कितने प्रतिबिंबों में यह अपना दाहिना हाथ प्रयोग करता दिखाई देगा। अब इसे समझिए हमारे लैंग्वेज में प्रश्न को। हमारे पास दो दर्पण हैं और दर्पण के बीच में कौन है, एक व्यक्ति खड़ा है, ऐसे। ठीक है, बीच में कौन है, व्यक्ति है, और वो बोल रहा है कि जब व्यक्ति खड़ा है वो अपने दाहिने हाथ, मेरा दाहिना हाथ है, आपका दाहिना उधर होगा, वो अपने दाहिने हाथ से अपना क्या करता है, बाल को संवारता है, मतलब बालों में हाथ को टच करता है, लगाता है। तो कहता है, वो सवाल में पूछ रहा है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये करते हुए आप उसे कितने प्रतिबिंबों में देख सकते हो। तो सवाल कुल मिला क्या हुआ, प्रतिबिंब का निकालना है, प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है। अब प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए दो सूत्र होते हैं, एक सम के लिए होता है और एक विषम के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो हमको मिल गया, क्या बोला है, समकोण बनाते हुए, क्या बनाते हुए, समकोण बनाते हुए। और समकोण का मतलब होता है कि L बनेगा, और L का मतलब थीटा का मान कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और जो 90 है ये क्या है, सम है कि विषम है, सम संख्या है, तो इसलिए थीटा का मान 90 रखेंगे। और सूत्र को हम लोग यहां जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे कौन सा, n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। यही तो होता है सम के लिए, किसके लिए, समकोण के लिए। समकोण का मतलब जो सम का मान दिया हो कोण में, तो थीटा का मान कितना है, 90। जब थीटा का मान 90 रखेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा n बराबर 360 बटे 90 माइनस 1, 0 0 कट गया, 9 1 9, 9 चौक 36, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो ये 3 क्या आ गया, प्रतिबिंबों की संख्या आ गई। 3 क्या हो गया, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास व्यक्ति दोनों दर्पणों के बीच में खड़ा है, समतल दर्पण के बीच में, वो 3 प्रतिबिंबों को अपने आप देख पाएगा कि वो क्या कर रहा है, अपने बालों को संवार रहा है। अगर आप इस प्रश्न को बहुत प्यार से पढ़ें तो ये प्रश्न बेशक इधर उधर दिया हुआ है, लेकिन इसका मोटिव आपसे एक ही चीज पूछने का है, क्या, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए समकोण मान दिया जाता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। थीटा का मान कितना है, समकोण मतलब 90, 90 रख के हल कर दिया, सॉल्व कर दिया, कितना है 3। तो n का मान कितना आ गया, 3। तो कितने प्रतिबिंब होंगे, 3 प्रतिबिंब। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि दो समतल दर्पण, फिर से यदि दो समतल दर्पण आपस में समांतर रखे हैं, ये देखो सवाल बदला, वहां पे समकोण पे रखा था, यहां पे समांतर में रखा है, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो अब सुनिएगा ध्यान से, फिर से यहां पे क्या बोल रहा है, समांतर, क्या बोल रहा है, समांतर। जब भैया जी लंबवत होता है, जब समकोण होता है, तो वहां पे कोण बनता है 90 डिग्री। लेकिन अगर समांतर है या एक ही दिशा में है, समांतर है या एक ही दिशा में है, तो उसको क्या बोलते हैं, वहां पे एंगल कितना बनता है, वहां पे थीटा का मान बनता है 0 डिग्री। क्या बनता है, 0। अच्छा, थीटा का मान कितना मिला, 0। अब जो थीटा का मान 0 मिला, तो थीटा 0 क्या है, सम है, तो यहां पर भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो अब यहां पे यूज होगा n इक्वल टू 360 बटे थीटा माइनस 1,
जब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन, हल है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले को थीटा का मान कितना रखेंगे, 0, तो ये हो जाएगा n बराबर 360/0, कितना, 0 और माइनस का 1। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट। बात समझिएगा, 360 को मैं क्या कर रहा हूं, 0 से भाग दे रहा हूं, इसका मान कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो इसका मान हो जाएगा n बराबर इनफाइनाइट माइनस 1। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अनंत आएगा। तो इसका मतलब जो n का मान आया क्या आया, अनंत आया। तो n बराबर क्या हो जाएगा, अनंत। तो इसका मतलब कि अगर दो समतल कोण, समतल दर्पण अगर कैसे रखे हो, समांतर रखे हो, कैसे रखे हो, समांतर रखे हो, तो वहां पे प्रतिबिंब अनंत बनता है। लेकिन अगर वो समकोण पे रखे हैं, लंबवत रखे हैं, तो वहां पे वो कैसा बनेगा, सॉरी वहां पे कितना बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, तो आज की इस पूरी क्लास में हम लोगों ने समतल दर्पण को पढ़ा। वीडियो ऑलरेडी लगभग 1 घंटे की हो चुकी होगी, तो इसलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, चीजों को यहीं तक टॉपिक को रखते हैं। जो अगली क्लास होगी उसमें हम 2 टॉपिक को टच करेंगे। एक तो वो छोटा है, बहुत आसान सा, इतना ज्यादा मतलब पजल नहीं है, तो बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। तो वहां पे 2 टॉपिक करेंगे। एक होगा गोलीय दर्पण, जिसमें हमने आप समतल दर्पण पढ़ा, तो वहां गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। और फिर गोलीय दर्पण बनने के जो प्रतिबिंब खींचने के नियम होते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग वहां पे मिलेंगे। तो इन 2 टॉपिक को हमें पढ़ना है। अगर आपको अब क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि मैं बहुत मेहनत करके और बहुत प्योर कंटेंट आपको दे रहा हूं। अगर आप किसी भी, मैं तो तुलना तो नहीं कर रहा हूं किसी भी टीचर से अपने को, या ना मैं उनकी बुराई कर रहा हूं, लेकिन अगर आप वहां पे चीजों को देखेंगे तो आपको जरूर ये एहसास होगा कि हमारे पास जो कंटेंट है वो बिल्कुल प्योर है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, या मैं कोई भी चीज कट करके नहीं दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आपको आला वाला पढ़ा करके छोड़ दे रहा हूं कि ऐसा ही मतलब हल्का फुल्का। बहुत प्यार से टॉपिक को उठा रहा हूं, बहुत आराम आराम से एक एक बात को, एक एक पॉइंट को बता रहा हूं। तो इसलिए आपका भी कुछ धर्म बनता है, और आपका धर्म क्या होगा कि आप इस चैनल के बारे में, इस वीडियो को आप अपने और दोस्तों को शेयर करिए। जो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में किसी भी क्लास में हो, उन्हें आप शेयर करिए, उनको इस चैनल के बारे में बताइए, चैनल को और ग्रो कराइए। जब आपका कमेंट आता है, आपके व्यूज आते हैं, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, टीचर को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, तो फिर वो और एनर्जी के साथ मेहनत करता है। ठीक है, तो आज की बात हम लोग यही करते हैं समाप्त। आज की क्लास को मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम जो पढ़ना था हमने आपको बता दिया, तो आपका काम है कि इसे तो आपको पूरा पढ़ के आना है, और उसको थोड़ा सा बुक को रीड करके आना है, ताकि आपको और मजा आए, आप और हमसे कनेक्ट हो पाए पढ़ाई में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों से। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। ठीक है भैया, चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा।